दोस्तों नमस्कार। हमारे पहाड़ों में जितनी नदियां बहती हैं, उनकी सहधाराएं बहती हैं, शायद उतनी ही कहानियां भी बहती हैं। बांच के गहरे घने जंगल के निचले इलाकों में जैसे कहीं कोई जलधार फूट पड़ती है, ये कहानियां भी घने लोक अनुभवों के भीतर से ठीक वैसे ही फूटती हैं। जीवन के बहुत से अनुभवों का अर्क अपने में समाये। हम कुमाऊनी लोक से चुनकर ऐसी ही कुछ कहानियां लेकर आए हैं। ये कहानियां इसलिए कि बच्चों की कल्पनाओं में कहानियों का गहरा असर होता है, इसलिए कि इनकी मदद से हम स्कूली बच्चों को आसान और रोचक तरीके से उनकी किताबों से परिचित करा सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं क्रिएटिव लोक की दुनिया में। तो इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुमाऊं के लोक से चुनी ऐसी ही एक कहानी, हिट तो बड़ी पार्ट। बात तब की है जब पहाड़ी जंगलों की पगडंडियां आबाद हुआ करती थी। सड़कों का जाल इस तरह नहीं फैला था और लोग एक गांव से दूसरे गांव की यात्राएं इन्हीं पगडंडियों से किया करते थे। इन पैदल यात्राओं में आपको उतनी देर प्रकृति के सबसे मनोरम हिस्से का हिस्सा बन जाने का मौका मिलता जितनी दूरी तक ये पगडंडियां जंगलों में पसरी रहती। बांज, चीड़, देवदार, काफल और दूसरे कई पेड़ों से टकराती सरसराती हवाओं का मध्यम शोर, उनके बीच कलरव करती जलधाराएं, अलग अलग चिड़ियाओं की कूक और सरपट इधर उधर भागते जीव जंतु। ऐसे ही दूर पहाड़ियों में बसे किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। हालांकि भरा पूरा गांव था, पर वो अपने घर में अकेली ही थी। उसके पति को गुजरे एक अरसा हो गया था। उसकी एक ही बेटी थी जिसे उसने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। जब बेटी बड़ी हुई तो घने जंगल के उस पार एक दूसरे गांव में उसकी शादी हो गई। बेटी अपने ससुराल चली गई, तो इस तरह से बुढ़िया अकेली ही रह गई। बुढ़िया मेहनती थी और अपनी बेटी के लिए चीजें जमा करना उसकी आदत थी। उसे जो कुछ भी मिलता वह उसे अपनी बेटी के लिए रख लेती और एक दिन उसके घर पहुंचा आती। एक बार वह लंबे समय तक अपनी बेटी के घर नहीं जा पाई। उसकी बेटी के लिए बहुत सी चीजें जमा कर रखी थी। अखरोट, खोजे, बड़ी, सिंडियल, चूड़े जमा करते करते उसकी पोटली बहुत बड़ी हो गई। अब उससे ज्यादा दिन नहीं रुका जा रहा था। एक दिन ककड़ी, ताजी सब्जियां और जमा किए सारे सामान की पोटली सिर पर रखकर वह अपनी बेटी से मिलने चल पड़ी। बेटी का घर जंगल के उस पार था। बरसात के बाद उन दिनों ऊंची घनी घास के कारण रास्ते के इधर उधर कुछ भी न दिखता था। घने जंगल के बीच बस रास्ता दिखाई देता, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, बस चिड़ियों की चींची और पैरों से खड़कते पत्तों की छड़छड़ की आवाज सूने जंगल में डरावनी लग रही थी। जंगल इतना घना था कि दिन नहीं अंधेरा लग रहा था। अचानक ही एक काला मोटा भालू उसके सामने आ गया और बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दराती जैसे नाखून, लंबा खुला मुंह देखकर बुढ़िया डरने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हाथ जोड़कर बोली, बेटी के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब खा लेना, पेट भी भरेगा। भालू ने उसकी बात मान ली। आगे बढ़ने पर बुढ़िया को बाघ मिला। उसने अपने लंबे लंबे दांत दिखाते हुए कहा, मैं तुमको खा जाऊंगा। बुढ़िया ने फिर जवाब दिया, बेटी के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब खा लेना, पेट भी भरेगा। बाघ ने भी उसकी बात मान ली। बाघ और भालू से किसी तरह जान बचाकर बुढ़िया तेज कदमों से चल रही। तभी एक सियार आ धमका। उसने बड़ी चालाकी से दांत दिखाए और बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बुढ़िया ने फिर जवाब दिया, बेटी के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटा होकर आऊंगी, तब खा लेना, पेट भी भरेगा। सियार ने भी उसकी बात मानी। जैसे तैसे जान बचाकर बुढ़िया बेटी के घर पहुंची। उसने सारा जमा किया सामान जब बेटी के सुपुर्द किया तो उसे लगा मानो कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई हो। बेटी ने कहा, माँ इतना कुछ क्यों ले आई, सब कुछ तो होता है यहाँ। लेकिन इन सारी चीजों में पसरा माँ का लाड, वो तो इसी तरह आ सकता था ना। दोनों ही इस बात को जानते थे।
माँ ने प्यार से बेटी को गले लगा लिया। बेटी के घर माँ के दिन बड़े अच्छे गुजरने लगे। बेटी ने खूब सेवा की, अलग अलग पकवान, स्वादिष्ट खाना। इसी बीच दोनों ने ढेर सारी बातें की। इतना बड़ा गांव हुआ, उसके कई किस्से भी तो थे जो माँ ने बेटी को बताने थे, और भी कई सुख दुख। कभी वह बेटी के साथ खेतों पर काम करने चली जाती या कभी घर के कामों में ही हाथ बटा देती। बेटी उसे आसपास के मंदिरों में भी घुमा लाई और एक बार तो गांव में लगे मेले में भी। इस तरह से बुढ़िया कई दिनों तक उसके घर पर रही। वापस जाने के तो ख्याल से भी उसे डर लगता था। जंगल में भालू, बाघ और सियार को किया अपना वादा वो अभी भूली नहीं थी। लेकिन बेटी के घर भी कितने दिन रुकती। एक दिन उसने अपनी बेटी को जंगल में हुआ सारा वाकया बता दिया और अपना डर भी। उसकी बेटी बड़ी चतुर थी। उसने माँ की वापसी का एक आइडिया बनाया। उसने एक बड़ी सी तुमड़ी ली, ठीक अपनी माँ जितनी लंबी। तुमड़ी जानते हो ना, सूखी हुई गोल खोखली बड़ी सी लौकी। बेटी ने तुमड़ी में कुछ छेद कर दिए, आंख, नाक और हाथ पैरों के लिए, और उसे ऐसा बना दिया कि उसे उसकी माँ पहन ले। फिर उसने अपनी माँ के कान में कुछ कहा और उसे तुमड़ी पहना दी। बुढ़िया एकदम तुमड़ी जैसी दिखने लगी। अब बुढ़िया अपने गांव की ओर रवाना हुई। सियार तो कब से इंतजार कर रहा था। जंगल में किसी के आने का एहसास होते ही वो रास्ते में आ गया, पर देखा तो तुमड़ी। उसने उसी से पूछ लिया, तुमड़ी, क्या तुमने उस बुढ़िया को देखा है जो अपनी बेटी के घर से मोटी होकर लौटने वाली थी? तुमड़ी के अंदर से आवाज आई, हिट तुमड़ी बटे बट, मैं की जानू त्यार बुढ़ी बात। तुमड़ी आगे बढ़ने लगी, लेकिन सियार तो सियार था। उसे कुछ शक हुआ। चुपके चुपके तुमड़ी का पीछा करने लगा। जाते जाते आगे उसे भालू मिला। उसने भी तुमड़ी से पूछ लिया, तुमड़ी, क्या तुमने उस बुढ़िया को देखा है जो अपनी बेटी के घर मोटा होकर लौटने वाली थी? तुमड़ी के अंदर से आवाज आई, हिट तुमड़ी बटे बट, मैं की जानू त्यार बुढ़िया की बात। तुमड़ी फिर आगे बढ़ गई। भालू ने सियार को पीछा करते देखा तो वह भी चुपके चुपके दोनों का पीछा करने लगा। बुढ़िया ने धार चढ़ ली थी, अब रास्ता उतार का था। आगे अपने होठों पर जीभ फेरता बाघ भी रास्ते में मिल गया। उसने भी तुमड़ी से पूछा, तुमड़ी, क्या तुमने उस बुढ़िया को देखा है जो अपनी बेटी के घर से मोटी होकर लौटने वाली थी? तुमड़ी के अंदर से फिर से वही आवाज आई, हिट तुमड़ी बटे बट, मैं की जानू त्यार बुढ़ी की बात। तुमड़ी फिर आगे बढ़ गई। बाघ ने भालू और सियार को पीछा करते हुए देखा तो वह भी चुपके चुपके इनके पीछे चल पड़ा। अपने पीछे पीछे बाघ, भालू और सियार को देखकर बुढ़िया घबराने लगी और उसकी रफ्तार बढ़ गई। जल्दबाजी में रास्ते में उभरे एक ठूंठ से बुढ़िया का पैर जा टकराया और वह लुढ़ककर तेजी से नीचे गिरने और लुढ़क। तीनों जानवर भी तेजी से उसका पीछा करने लगे। तुमड़ी थी तो और तेज लुढ़की, गुर 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 गुर, और फिर एक जगह आवाज आई, भड़ा। तुमड़ी फूट गई थी और अंदर से निकली बुढ़िया। सियार, भालू और बाघ की तो आंखें खुली रह गई। वे सब उसकी तरफ झपटे। बुढ़िया पेड़ पर चढ़ गई। तीनों पेड़ की जड़ पर पहुंचे। भालू तो पेड़ पर ही चढ़ने लगा। उसे बाघ ने नीचे खींच दिया। तीनों में गुत्थम गुत्था हो गई। तीनों सोच रहे थे कि बुढ़िया मलाई, खीर, पूरी बड़े खाकर आई है। इसे खाते समय मलाई का भी स्वाद आएगा, बड़े का भी स्वाद आएगा और खीर का भी। वे बहुत देर तक आपस में लड़ते रहे। बुढ़िया को पेड़ से अपना घर दिखाई दे रहा था। वह बैठी रही। लड़ते लड़ते तीनों थक गए और ललचाती नजरों से बुढ़िया को देखने लगी। सियार बोला, तुमने वादा किया था कि मैं मोटी होकर आऊंगी तो मुझे खा लेना। बुढ़िया ने उत्तर दिया, मुझे अपना वादा याद है, लेकिन तुम तीनों तो यहाँ आकर लड़ने लगे। अब मैं नीचे कूदूंगी, जिसके हाथ पड़ूंगी वो खा लेना। तीनों टकटकी लगाकर ऊपर देखने लगे। बुढ़िया ने तुरंत कमर में खोस कर रखी लाल मिर्च का पाउडर नीचे छिड़क दिया। बेटी की तरकीब काम कर गई। तीनों की आंखों में जलन पड़ने लगी। वे आंखें मलने लगे और मलते ही रह गए। आंखें खोलना अब बहुत मुश्किल था। बुढ़िया झटपट नीचे उतरी, गठरी सिर पर रखी, फिर ऐसी सरकी कि घर के अंदर आकर ही रुकी। यह लोक कथा आपने सुनी, हिट तुमड़ी बाटे बाट। लोक कथा प्राथमिक कक्षाओं में
भाषा के बुनियादी कौशल सुनना और बोलना का विकास करने के लिए अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी लोक कथाओं में कई सारे पात्र एक ही संवाद को दोहराते हैं। इस कहानी में हिट तुमड़ी बाटे बाट और बेटी के घर जाऊंगी दूध मलाई खाऊंगी संवाद बार बार आ रहे हैं। इस पैटर्न को पकड़कर बच्चे संवाद दोहराने लगते हैं। लोक कथा बार बार दूध मलाई खाकर मोटा होने की बात करती है। क्या इससे मोटे हो जाते हैं? क्या है इसमें ऐसा? तो इस बहाने पोषक तत्वों पर बात हो सकती है। संतुलित आहार क्या होगा, दूध को संपूर्ण आहार क्यों कहा जाता है, वगैरह वगैरह पर बात की जा सकती है। ये सारे प्रकरण विज्ञान से जुड़े हुए हैं। परंपरागत भोजन के बारे में पढ़ाते समय स्थानीय व्यंजनों की सूची, स्थानीय फल सब्जियों का जिक्र, उनके उत्पादन के लिए उस क्षेत्र की जलवायु आदि के बारे में बात हो सकती है। तुमड़ी का इस्तेमाल बीज भंडारण के लिए किया जाता है। तुमड़ी से लेकर कोल्ड स्टोरेज तक भंडारण के तौर तरीकों के विकास का इतिहास बताया जा सकता है। ये सब सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु हैं। गणित विषय के शिक्षण के लिए तुमड़ी की ज्यामितीय आकृति पर बात हो सकती है। इस बहाने फिर अन्य आकृतियों पर बात की जाएगी। तुमड़ी का लुढ़कना भी जैसा कि एक गणितीय संबोध है और साथ ही तुमड़ी के आयतन तक भी बात पहुंच जाएगी। सवाल अंततः एक जीवंत कक्षा और बच्चों को परिवेश से जोड़ने का भी है। इसलिए इस लोक कथा में ढेर सारी संभावनाएं हैं।